हेलो बच्चों। On 8th April 1857, a young soldier मंगल पांडे, जो कि मेरठ का रहने वाला था और उसकी पोस्टिंग बैरकपुर में थी, उसको फांसी पे लटका देते हैं क्योंकि उसने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया था। कुछ दिनों बाद मेरठ रेजिमेंट के सिपाहीज ये न्यू कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं एंड ऑन 9 मई 1857 कुछ 85 सिपाहीज को डिसमिस कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस अमेजिंग एंड ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। आई एम योर वेरी ओन शिग्रफ मैम और बेटा आई एम बैक विद यू विद अनदर चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री क्लास 8 व्हेन पीपल रिबेल एंड आफ्टर। तो बेसिकली बेटा आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे लोगों ने जो रिवोल्ट किया था 1857 में उनके रीजंस के बारे में पढ़ेंगे, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज की वजह से यहाँ पे क्या है, लोगों के अंदर अब गुस्सा बढ़ गया था और उसका नतीजा क्या निकला था, ये रिवोल्ट निकला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, पैरामाउंसी पॉलिसी, रेसिडेंट्स को अपॉइंट कर दिया था स्टेट्स में, इन सब की वजह से जो है वो जो नवाब्स की पावर थी, जो पीजेंट्स थे, जो जामींदार्स थे, मतलब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हो रहे थे। यहाँ पे लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग यहाँ पे रिबेल कर देते हैं एंड दैट इज नोन एज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज इस लेक्चर में हम इसी रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था वो पढ़ेंगे, कौन कौन लोग जो पीड़ित थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो भुगते हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनके ऊपर अफेक्ट असर आया था ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। एंड इस रिवोल्ट के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिशर्स यहाँ पर अब कौन से चेंजेस करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर, लेट अस सी टुडेज गोल। क्या है आज का गोल, किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सो टुडेज गोल इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश की पॉलिसीज और लोगों के उसके उन पॉलिसीज के ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन था, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पीपल्स रिएक्शन। देन वी आर गोइंग टू स्टडी कि एक म्यूटनी जो है वो कैसे एक पॉपुलर रिबेलियन बन जाती है। यहाँ पर इंडियन सिपाहीज जो है वो म्यूटनी करते हैं, मतलब दे रिफ्यूज टू फॉलो द लॉज, और यहाँ पर ये एक पॉपुलर रिबेलियन बन जाता है, जगह जगह इंडिया में जो है ये फैल जाता है एंड उसको लोग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से ज्वाइन भी करते हैं। वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स। देन हाउ द कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी हाथ पे हाथ धरे रख के बैठी थोड़ी रहेगी भाई, यहाँ पे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे अब कंपनी ने कैसे उसे फाइट बैक किया, यहाँ कैसे कंपनी ने कोशिश करी कि इस रिवोल्ट को कैसे सप्रेस करें, कैसे दबाएं, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ रिबेलियन, और इस रिबेल के बाद, इस रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे, यहाँ कौन कौन से चेंजेस आए थे, क्या क्या असर हुआ था, क्या असर पड़ा था कंपनी के ऊपर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट अस स्टार्ट विथ नवाब लूजेस देयर पावर। क्या था बेटा कि नवाब जो थे उनके हाथ से धीरे धीरे जो पावर थी उनकी, जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनके पास ऑनर था, वो क्या था, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो उनके हाथ से जाता जा रहा था, ठीक है। अब कैसे बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई, सब्सिडरी अलायंस उनके ऊपर इम्पोज हुआ, बहुत सारी चीजें, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब चीजें थी। देन रेसिडेंट्स अपॉइंट कर दिए गए थे इन मेनी कोर्ट्स, यानी कि आपको याद आ रहा है डीसी, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ये, इसको अपॉइंट, ये जो है हर कोर्ट में बैठे थे। यहाँ पर ये जो है रेसिडेंट्स जो हैं वो हर प्रेसिडेंसी में, हर स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बैठा दिए थे, जिनके जरिए से वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करने लगी थी। तो इस तरीके से नवाब की जो फ्रीडम थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि उनके ऊपर भी अब कोई बैठा था, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड,
आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड। आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बात हो रही है बेटा सब्सिडरी अलायंस की। क्या था सब्सिडरी अलायंस, कि आपकी अब अपनी खुद की आर्मी नहीं होगी, कंपनी आपको आर्मी, कंपनी की आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको इन रिटर्न उसके मेंटेनेंस का पैसा देना होगा। एंड अगर आप नहीं दे पाए तो आपकी टेरिटरी का आपकी टेरिटरी का पार्ट आपसे ले लिया जाएगा। तो इसमें हैदराबाद की टेरिटरी चली गई थी और अवध की भी चली गई थी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थी जिससे कि जो है नवाब की पावर जो है, जो ताकत है, जो कंट्रोल है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। देन रेवेन्यूज यानी दीवानी राइट्स भी कंपनी को मिल गई थी। याद आ रहा है ना, वी स्टडीड, दीवानी राइट्स कंपनी को मिल गई थी। एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस, यानी स्टेजेस में, स्टेजेस लाइक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। देन सब्सिडरी अलायंस इंपोज हो गया था। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया था, आपके खुद का अगर बेटा नहीं है तो आपकी राजा के मरने के बाद आपकी टेरिटरी जो है वो उसको मिल जाएगी, कंपनी में मिल जाएगी आके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो है इस तरीके से धीरे धीरे जो नवाब की पावर थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, जो उनका कंट्रोल था, जो उनका ऑनर था, वो उनके हाथ से चला जा रहा था। देन फेल्ड नेगोशिएशंस ऑफ रूलिंग फैमिलीज। अब जो रूलिंग फैमिलीज थी उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट में बात करी थी कंपनी से, बात करी उन्होंने ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। क्यों, कैसे, लेट अस सी फॉर एग्जांपल मेनी रूलिंग फैमिलीज दे ट्राई टू नेगोशिएट। यहाँ बात कर रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनसे बातचीत कर रही है, क्यों, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। क्या है वो इंटरेस्ट, लेट अस सी फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। ये कौन है, यू कैन सी दिस लेडी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी। ठीक है, सो शी इज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। क्या चाहती क्या थी ये, शी वांटेड कि कंपनी जो है उनके अडॉप्टेड सन को, सी अडॉप्टेड सन को रिकॉग्नाइज करे, मान ले एज हेयर, वारिस मान ले। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या हुआ था कि अगर आपका खुद का बेटा नहीं है, राजा के मरने के बाद आपका खुद का बेटा नहीं है, तो वो टेरिटरी जो है कंपनी को चली जाएगी, कंपनी में मिल जाएगी। तो यहाँ दिस रानी लक्ष्मीबाई वांटेड कि कंपनी उनके अडॉप्टेड सन को एज अ हेयर रिकॉग्नाइज कर ले, बट यहाँ पे कंपनी जो है वो नहीं मानती है, वो कंपनी रेफ्यूज, यहाँ पे मना कर देती है कंपनी। देन नाना साहेब की बात करें तो नाना साहेब कौन थे, he was also adopted son of पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड मराठा है, ये मराठाज। ठीक है, ये पेशवा है, इनके बेटे का नाम है नाना साहेब। ही वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड सन। नाना साहेब की क्या रिक्वेस्ट थी, ही प्लीडेड टू द कंपनी कि आप मुझे मेरे फादर की पेंशन दे दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है, वो भी मना कर देती है, नहीं मानेंगे आपकी बात हम। तो यहाँ पे ये रूलिंग फैमिलीज जो है वो नेगोशिएट करती हैं यहाँ पे कंपनी से, बट फाइनली आउटकम ये निकलता है कि वो इन दोनों की बातें जो है वो कंपनी क्या कर देती है, रेफ्यूज कर देती है। नाना साहिब प्लीडेड टू गिव हिज फादर्स पेंशन, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फादर की पेंशन दे दें, बट कंपनी रेफ्यूज्ड। नाउ व्हाट हैपेंड विद अवध। अवध के साथ यहाँ पे क्या हुआ था बेटा कि अवध जो है, अवध वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड। अवध जो थी बेटा ये लास्ट टेरिटरी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स करी थी, कॉन्कर करी थी। आया समझ में। देन इन 1801 सब्सिडरी अलायंस इम्पोज्ड। यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस 1801 अवध पे इम्पोज हो गया था। यहाँ पर जो है अवध की टेरिटरी का एक पार्ट चला गया था कंपनी में, बिकॉज अवध वॉज नॉट एबल टू पे दी सब्सिडरी फोर्सेज। जो पैसा आर्मी को मेंटेन करने का देना रहता था वो यहाँ पे नहीं दे पाए, तो यहाँ पे उनकी टेरिटरी चली गई थी। देन इन 1856 में क्या हुआ था, अवध को मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पे कि भाई आप लोग जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, एंड ये कंपनी की ड्यूटी है, दिस इज कंपनीज ड्यूटी, कंपनी विल बी ऑब्लाइज्ड टू ड्यूटी कि हम अवध को अच्छे से गवर्न करें। तो इस क्राइटेरिया पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अवध को फाइनली पूरी तरीके से अपने में मिला लेती है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या किया,
धोखे से उसको मिलाया, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस तो इम्पोज होके आ गई थी टेरिटरी, अब अवध को पूरी तरह कैसे मिलाएं? तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने मिस गवर्नेंस का क्राइटेरिया लेकर आए थे वो, ठीक है। तो 1856 में फाइनली जो है अवध भी चला जाता है। नाउ मुगल्स, अब फाइनली द मुगल्स, अब मुगल्स की बारी थी। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या किया कंपनी ने कि मुगल्स रिमूव द नेम, कंपनी रिमूव द नेम ऑफ मुगल्स किंग फ्रॉम द कॉइन्स। जिन सिक्कों पे मुगलों के नाम लिखे जाते थे, या जिन सिक्कों पे मुगल्स के नाम थे, कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, सिक्कों से अब मुगल के नाम हटा दिए, रिमूव कर दिए, अब उनके नाम यहाँ नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। देन इन 1849 इस क्या हुआ इसमें, डलहौजी, ये क्या लाए थे डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी अनाउंस, इन्होंने अनाउंस क्या किया कि बहादुर शाह जफर, मुगल एम्परर जो है बहादुर शाह जफर, उनकी डेथ के बाद जो मुगल फैमिली है वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम रेड फोर्ट। यहाँ पे डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो मुगल फैमिली है उनको क्या करना पड़ेगा, रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा, एंड दे विल बी गिवन अदर प्लेस इन दिल्ली, और उनको दिल्ली में दूसरी जगह दी जाएगी रहने के लिए। रेड फोर्ट खाली करिए आप, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आपको हम दूसरी जगह दे रहे हैं दिल्ली में रहने के लिए। ये डलहौजी ने बोला था। उनसे भी बड़े वाले एक आए थे 1856 में, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने तो ये कहा, ये बोला, ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल किंग। इन्होंने तो बोल दिया कि भैया बहादुर शाह जफर जो है वो मुगलों का लास्ट राजा है, आखिरी बादशाह है, अब इसके बाद कोई बादशाह नहीं है। और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो वारिस हैं, उनको दे विल नॉट बी नो मोर बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स। अब वो राजा नहीं है, राजकुमार रहेंगे, प्रिंस। दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिंस, नॉट किंग्स। ये लॉर्ड कैनिंग ने डिसाइड किया था, ठीक है, आया समझ में। देन पीजेंट्स एंड जामींदार, देखिए ये सारे लोग क्या हैं, भुगते हुए हैं सब लोग। पीजेंट्स एंड जामींदार के साथ क्या प्रॉब्लम थी, परमानेंट सेटलमेंट में इतना हाई रेवेन्यू डिमांड था कि बेचारे दे नहीं पाते थे, नहीं दे पाए तो जो बाप दादों से जमीन जो है वो जिसको जोतते बोते चले आए, जिस पे खेती करते चले आए, काम करते चले आए हैं, उनकी जमीन ले लेते थे, ठीक है। सो लेट अस स्टडी पीजेंट्स एंड जामींदार्स रिसेंटेड अगेंस्ट हाई टैक्सेस। ये किस चीज से परेशान थे, ये हाई टैक्सेस से परेशान थे, वही इनको देने में इतनी दिक्कत हो रही थी। देन ऑल्सो रिसेंटेड अगेंस्ट द ऑपरेसिव मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन, अब रेवेन्यू कलेक्शन महलवारी सिस्टम याद आ रहा है, महलवारी सिस्टम, मुनरो सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, तो ये ऑपरेसिव सिस्टम था, ठीक है, उसके लिए भी ये परेशान थे। एंड देन नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स टू मनी लेंडर्स, और अगर मनी लेंडर्स को ये लोन नहीं चुका पाए, नहीं दे पाए, तो क्या होता था, रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड, यानी बाप दादाओं से जो जमीन को जोतते बोतते चले आए, खेती करते चले आए हैं, वो इनके हाथ से वो जमीन उनके हाथ से, मतलब उनसे वो जमीन ले ली जाती थी, छीन ली उनसे जमीन, अब वो उस पे काम नहीं कर सकते। सो ये कुछ रीजंस थे जिससे कि पीजेंट्स और जामींदार भी परेशान थे। जामींदार क्या थे, अगर नहीं दे पाए रेवेन्यू तो जामींदारी चली गई, ऑक्शन करा दी उनकी जामींदारी, नीलाम हो गई उनकी जामींदारी, ठीक है, आया समझ में। तो ये लोग इस तरीके से परेशान थे। देन इंडियन सिपाहीज, यहाँ सिपाहीज का मतलब सिपाही। अब ये लोग क्यों परेशान थे, तो ये लोग नाखुश थे अपने पे, जो इनको पे मिलती थी, पैसा, अलाउंसेस, जो फैसिलिटीज दी जाती थी उनको, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, और जिस तरह से इन लोगों से सर्विस ली जाती थी। कड़ाके की धूप में खड़े रखे हैं, बहुत जाड़ा है लेकिन खड़े हैं, 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे करा रहे हैं, 12 घंटे काम करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है यहाँ इंडियन सिपाहीज जो हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो नाखुश थे इनसे, किनसे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। देन सम न्यू रूल्स, कुछ नए कानून जो बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्या था, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को उनके क्या कर रहे थे, वायलेट कर रहे थे। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उनकी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वायलेट कर रही है, उनको हिट कर रही है। एंड बिलीव्स, उनके जो बिलीव्स थे, क्या है बेटा, यहाँ पे बर्मा की एक कहानी है
कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सिपाहीज से बोला कि 1824 में उन्हें बर्मा जाना है लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है, वहाँ लड़ाई के लिए वो भेजना, ये लोग भेज रहे थे। लेकिन ये जो इंडियन सिपाहीज थे, इनका ये मानना था कि अगर ये समुंदर पार करके जाएंगे तो इनका जो रिलीजन है और इनकी जो कास्ट है ये दोनों चली जाएगी, ये इनका मानना था, ऐसा ये सोचते थे। तो यहाँ पे जो है इंडियन सिपाहीज ने क्या किया, यहाँ पे मना किया कि हम समुंदर के रास्ते से नहीं जाएंगे, वाया सी रूट नहीं जाएंगे, हमें आप जमीन के रास्ते से, लैंड के रास्ते से भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन सोल्जर्स को फिर बाद में क्या करती है, पनिश करती है। और फिर यहाँ एक नया रूल आ जाता है, और वो ये रूल ये होता है कि अब जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जिसका भी रिक्रूटमेंट होगा आर्मी में, उसको अगर सी रूट के रास्ते से कहीं लड़ाई लड़ने के लिए भेजा जा रहा है तो उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक नया रूल जो है कंपनी ने मतलब कंपनी ने बना दिया था कि अब जो भी आएगा उसको जाना पड़ेगा सी रूट से भी, ठीक है। Then what happened? Sepoys also reacted to what was happening. What was happening in the countryside? Countryside यानी गांव में क्या हो रहा था, सिपाहीज जो है वो इससे भी अनहैप्पी थे। क्यों अनहैप्पी थे? इसलिए अनहैप्पी थे बेटा क्योंकि ये लोग सिपाही हैं, तो इनके घर वाले जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, कंट्री साइड में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं। तो उनसे उन लोगों को पता चलता था कि कितना ज़्यादा उनको परेशान किया जा रहा है। ज़मीन हो सकता है किसी के फादर ज़मींदार हो तो उनसे ज़मींदारी ले ली, कोई हो सकता है किसी के भाई पीजेंट्स रहे हों तो उनसे क्या है ज़मीन ले ली, बहुत उनको सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, हाई रेवेन्यू डिमांड रखी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से भी, जो भी कंट्री साइड में चल रहा था, इससे भी ये लोग नाराज थे क्योंकि उनके घर वाले वहाँ रह रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जो इंडियन सिपाहीज जिनसे परेशान थे, उनसे नाखुश थे। अब यहाँ रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं सोसाइटी में। लाइक लॉज वर पास्ड, कानून ऐसे बनाए गए, लॉ पास करे गए टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम तो चला आ रहा था, उसको रोकने के लिए कि अब ये नहीं होगा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए एंड एनकरेज्ड रीमैरिज ऑफ विडोज, और जो विडोज थी, जो विधवा औरतें थी, उनकी रीमैरिज, उनको ये इस तरह का लॉ बनाया कि अब वो दोबारा भी शादी कर सकती है। सती सिस्टम क्या है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सती सिस्टम में बेटा अगर किसी औरत का, अगर आदमी की डेथ हो जाए, किसी के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाए, तो यहाँ पे उसकी वाइफ को, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे ना हो, उसे अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर बैठकर आग में जिंदा जलना है। ये है सती सिस्टम, आग में अपने आप को उसको जलाना है, सिटिंग ऑन द फ्यूनरल ऑफ हर हस्बैंड, ये है सती सिस्टम। एंड एनकरेज रीमैरिज ऑफ विडोज, यहाँ पे क्या है, जो विडोज हैं उनको यहाँ ऐसा कानून बनाया कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। हो सकता है भाई कोई लड़की की उम्र 20 साल हो, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया कि वो लड़की दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है। देन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, यानी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एंकरेज किया, बढ़ावा दिया इंग्लिश में पढ़ने के लिए, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको ये फ्रीडम थी, उनको ये अलाउ करा कि आप जो है हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज है उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फ्रीली फंक्शन, और वहाँ पर आप अपनी लैंड एंड प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं, बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी उसमें, ठीक है। अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स टेरिटरी, उनकी टेरिटरी में, एंड ऑल्सो टू ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और वो अपनी लैंड एंड प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। देन इन 1850 में क्या हुआ, फिर एक नया कानून बनाया गया यहाँ पे, दैट वाज मेड, क्या के लिए बना था, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी के लिए यहाँ पर एक कानून बनाया गया था।
अब ये कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी क्या है? पहले क्या था बेटा कि पहले अगर किसी को अगर मान लीजिए क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होना है, क्रिश्चियन बनना है, तो उनके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक डिफिकल्टी आप कह सकते हो, एक ऑब्स्ट्रक्शन था कि अगर आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए तो आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी आपकी जो बाप दादाओं की प्रॉपर्टी जो है वो आपके हाथ से क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी, आपकी नहीं रहेगी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर एक ऐसा लॉ बनाया कि अब अगर किसी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना है, कोई अगर क्रिश्चियन बनना चाहता है तो यहाँ पर वो आसानी से बन सकता है। नो लॉस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इवन आफ्टर कन्वर्जन। कन्वर्ट होने के बाद आपकी जमीन आपसे नहीं ली जाएगी। ये एक कानून यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। देन यहाँ पे क्या लगा लोगों को, इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो उनके रिलीजन को और उनके सोशल कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस तरह की कन्वर्जन की जो बात करी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सती सिस्टम को रोका। लोगों ने कहा कि अरे ये तो करना पड़ेगा भाई, ये तो हमारा कब से होता चला आ रहा है, ये तो हमारा कस्टम है, ये हमारा ट्रेडिशन है, आदमी मर गया है तो औरत को जलना पड़ेगा, ठीक है। और रीमैरिज के लिए एनकरेज किया तो लोगों ने बोला अरे ये कैसे हो सकता है ना, और मतलब एक तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है इंडियंस को ये लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे रिलीजन को, हमारे कस्टम्स को और जिस तरीके से हम अभी जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है, उनको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। देन थ्रू द आईज ऑफ पीपल, अब लोगों ने कैसे उसको देखा उस टाइम पर, इन सब चीजों को, टू नो व्हाट पीपल वर थिंकिंग, लेट अस स्टडी सम सोर्सेज। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट, ये है आपका सोर्स नंबर 1, विष्णु भट्ट गॉडसे। क्या है इनकी कहानी? इन्होंने एक किताब लिखी, मांझा प्रवास, इनकी किताब का नाम है ये, ठीक है बेटा, मांझा प्रवास। अब इन्होंने क्या लिखा अपनी किताब में? इन्होंने ये लिखा कि ये जो है विष्णु भट्ट गॉडसे, ये मथुरा जा रहे थे यज्ञ करने, ठीक है। रास्ते में इनको कौन मिलता है? रास्ते में उनको मिल जाते हैं सिपाहीज, यानी सिपाही मिलते हैं इनको बहुत सारे। तो ये सिपाही जो हैं ये विष्णु भट्ट गॉडसे को एडवाइस करते हैं कि आप जो है मथुरा मत जाइए। क्यों? क्योंकि 3 दिन के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होने वाला है, मैसिव अपराइजिंग होने वाला है, इन टू ब्रेक आउट इन 3 days, 3 दिन के अंदर। यहाँ पे जो है बेटा इंडियन सिपाहीज ने बताया कि कंपनी ने कुछ 84 रूल्स बनाए हैं जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन को खत्म करने की बात करी गई है, वाइप आउट करने की बात करी है, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, सारे राजाओं और प्रिंस को बुला के कलकत्ता में डिक्लेयर कर दिया है, और मतलब इन 84 रूल्स के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे जो किंग्स और प्रिंस है उन्होंने क्या किया, इन 84 रूल्स को जो है मना कर दिया, रेफ्यूज किया कि हम ये नहीं मानेंगे आपके 84 रूल्स, और अगर आपने जबरदस्ती करी, आपने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे कंपनी को थ्रेटन किया, These kings and princes, local kings and prince। यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखिए जबरदस्ती नहीं होगी, आप अगर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर लेटर्स लिख, मेरठ रेजिमेंट ने फिर डिफरेंट रेजिमेंट्स को लेटर्स लिखे, ठीक है। एक तो ये कहानी थी, चल रही थी। देन सेकेंड वॉज मेमोर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। इन्होंने एक मेमोर लिखा, अपनी किताब लिखी जिसे कहते हैं फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, लेट अस स्टडी, क्या लिखा है इन्होंने। ही गॉट रिटायर्ड इन 1860 में इनकी सर्विस जो है वो पूरी हो गई। इन्होंने जो रिवोल्ट है 1857 का, कंपनी को हेल्प करी थी कि इस रिवोल्ट को क्रश करने में, दबाने में, ठीक है। ही हेल्प्ड कंपनी इन क्रशिंग, दबाने में हेल्प करी थी द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें कि उनका खुद का बेटा वॉज अ रिबेल, जिसमें दिस सीताराम पांडे, इसमें उनका खुद का बेटा एक रिबेल था और उनकी आंखों के सामने उनके बेटे को मार दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने जो है इनके बेटे को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया। आया समझ में? अब उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए ऑफ दिस अपराइजिंग, इस रिवोल्ट के कुछ फैक्टर्स बताए कि ये क्यों हुआ,
देन नंबर 1 वाज सीजिंग ऑफ अवध। उन्होंने कहा अवध को जो धोखाधड़ी से मिला लिया, कि अवध जो है बेटा सब्सिडरी अलायंस के उसमें सब्सिडरी अलायंस के बेस पे नहीं आ पाया, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे मिस गवर्नमेंट धोखाधड़ी से ले लिया, अवध को मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे ले लिया। ठीक है, देन दूसरा इशू उन्होंने बताया, दिस वाज नंबर 1, दूसरा इशू उन्होंने बताया कि जो कार्टेजेस थी, जो कारतूस थे, क्या था, इट वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। ऐसा उन्होंने बताया, ऐसा कहा गया कि जो नए कारतूस हैं वो क्या है, उसमें काउ एंड पिग्स का फैट मिला हुआ है, चर्बी है इनकी। तो ये भी एक रीजन बना इस रिवोल्ट का, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। एंड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, क्या है यहाँ पर जो है कंपनी जो है वो बहुत एनकरेज कर रही, कैसे भाई, वहां पे अभी हमने पढ़ा था जो कन्वर्जन की बात थी कि अगर पहले कन्वर्ट हो रहे थे तो जमीन जा रही थी, लेकिन अब ऐसा रूल बना दे कि अब आपसे जमीन नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टर्स थे जो कि इस 1857 रिवोल्ट के कुछ वजह थी, कुछ फैक्टर्स थे ये। कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, दिस वाज आल्सो अ फैक्टर। नाउ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। कैसे एक म्यूटनी जो है वो इतनी बड़ी बन जाती है, इतनी पॉपुलर हो जाती है, जगह जगह फैल जाती है, कैसे, लेट अस सी। कॉमन एनिमी कौन था बेटा, कॉमन एनिमी कौन है, एक ही इंसान है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, आई एम राइटिंग EIC, ब्रिटिश की बात हो रही है यहाँ पे। ये कॉमन एनिमी थे, किस किस के, नवाब्स के थे, रूलिंग फैमिलीज के थे, पीजेंट्स के थे, सिपाहीज के थे, जामींदार्स के थे, सबके थे। क्यों सब लोग ये भुगते हुए थे, नवाब को किसी तरीके से परेशान किया, ठीक है, फिर रूलिंग फैमिलीज की बात नहीं मानी, उनको किसी और तरीके से परेशान किया, पीजेंट्स को हाई रेवेन्यू वाली प्रॉब्लम थी, सिपाहीज वो खुश नहीं थे, कंट्री साइड में क्या हो रहा है उससे भी वो नाखुश थे, उनके घर वालों को परेशान कर रहे थे, न्यू कार्टेजेस की बात आ गई थी, यहाँ जो है सिपाहीज मना करते हैं कि हम ये कार्टेजेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ यहाँ बेटा जो है कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स हैं of Nawab ruling families, peasants and sepoys. After 100 years, 100 साल की बेटा यहाँ बात हो रही है of conquest and administration. After 100 years, अब ये 1857, ये जो रिवोल्ट है 1857, इसके 100 साल पहले क्या था, ये 100 साल की बात क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा ठीक 100 साल पहले 1757 में क्या हुई थी, प्लासी की बैटल हुई थी, याद आ रहा है, प्लासी की बैटल हुई थी। और ये क्या थी, बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट बैटल बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला, जहां पे कंपनी जो है वो जीत जाती है। इसलिए 100 साल के एडमिनिस्ट्रेशन और 100 साल के कॉन्क्वेस्ट यानी कि अपने अंदर जो कैप्चर कर रखी थी स्टेट्स, टेरिटरीज एनेक्स कर रखा था, ठीक 100 साल बाद जो है कंपनी जो है वो इतना बड़ा मैसिव रिबेलियन, इतना बड़े रिवोल्ट को फेस करती है। ठीक है, मैसिव रिबेलियन इन May 1857। सिपाहीज म्यूटिनाइड इन सेवरल प्लेसेस, कई जगह यहाँ पर सिपाहीज ने, सिपाहियों ने म्यूटनी करी, मना किया कि हम आपके रूल्स हम नहीं मानेंगे। बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। लेट अस स्टडी देन व्हाट हैपेंड, पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मैंने क्या बताया, क्योंकि हर कोई हर तरीके से लोग मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज जो थी वो इस तरीके की थी कि हर सेक्शंस के, हर सोसाइटी के लोग जो है वो इफेक्ट हो रहे थे, चाहे जामींदार रहे हो, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे सिपाहीज हो, चाहे नवाब्स हो, हर कोई जो है वो इफेक्ट था। इसलिए यहाँ पे सेक्शन, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से यहाँ पे लोग जो है वो सामने आए और इस रिबेल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस रिबेल में खड़े हुए। तो ये यहाँ पे अब लोग जो है इकट्ठा हो, यहाँ पे लोग जो है सब खड़े हो गए रिबेल करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। ऑन 8 अप्रैल 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे, जो कि मेरठ का रहने वाला था और उसकी पोस्टिंग बैरकपुर में थी, उसको फांसी पे लटका देते हैं क्योंकि उसने अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक किया था। कुछ दिनों बाद मेरठ रेजिमेंट के सिपाहीज ये न्यू कार्टेजेस को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं एंड ऑन 9 मई 1857 कुछ 85 सिपाहीज को डिसमिस कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं
और इनको 10 साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं। उसके अगले ही दिन ऑन 10 मई 1857 कुछ सोल्जर्स जो है ये मेरठ की जेल की तरफ मार्च करते हैं और जिन सिपाहियों को बंद कर दिया था उनको आज़ाद कर देते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारते हैं, उनके हथियार छीन लेते हैं एंड ब्रिटिश बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी पे आग लगा देते हैं और उसके बाद फिरंगीज के साथ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। रात भर चलने के बाद ऑन 11 मई 1857 वो सुबह सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहीज भी इनको ज्वाइन करते हैं, जहां पर ब्रिटिशर्स को ये फिर से मारते हैं, उनके हथियार छीन लेते हैं और उनकी बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज को आग लगा देते हैं। अब यहाँ पे सिपाही सोचते हैं कि हमने ब्रिटिशर्स को तो मार दिया है, लेकिन अब इस जमीन को, इस कंट्री को, इंडिया को कौन रूल करेगा? तो उनकी नजर जाती है बहादुर शाह जफर के ऊपर। तो इसलिए वो जितने भी सिपाहीज हैं वो सीधे लाल किले की तरफ जाते हैं जहाँ बहादुर शाह जफर थे और उनसे जाके मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप जो है अब हमको लीड करिए। बहादुर शाह जफर पहले इस चीज़ को लेकर ज़्यादा विलिंग नहीं था। वो इस चीज़ को, क्योंकि वो जानता था कि ब्रिटिश की पावर कितनी है और वो इस माइटी ब्रिटिश पावर को चैलेंज नहीं करना चाहता था। लेकिन सिपाहीज के बहुत ज़्यादा पर्सुएशन के बाद यहाँ पर फाइनली बहादुर शाह जफर जो है वो तैयार हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर फिर जितने भी चीफ्स थे, जितने भी रूलर्स थे, उनको एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें एक साथ आकर अपनी एक कॉन्फेडरेसी बनानी चाहिए, एक साथ मिलकर हमें ब्रिटिशर्स का सामना करना चाहिए। बहादुर शाह जफर का ये लेटर लिखना ये एक टर्निंग पॉइंट था इस रिवोल्ट में। दिस चेंज द सिचुएशन ड्रामेटिकली एंड उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि ये जो कार्टेजेस का मामला है, जो कार्टेजेस का इशू है, ये कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिबेल है अब वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे हर इंडिया के स्टेट्स में ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। लेट अस स्टडी द रिबेलियन स्प्रेड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं कानपुर में। कानपुर में नाना साहिब जो है ये अपनी आर्मी को इकट्ठा करते हैं, गैदर्ड आर्म फोर्सेस, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को एक्सपेल कर देते हैं, यानी कानपुर से उठा के दूर फेंक देते हैं। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। उन्होंने अपने आप को कहा कि अब मैं यहाँ पेशवा हूँ, मैं पेशवा हूँ, और डिक्लेयर किया एज अ गवर्नर। उन्होंने, नाना साहिब ने डिक्लेयर किया कि आई एम द गवर्नर अंडर बहादुर शाह जफर। यहाँ पर बेटा बहादुर शाह जफर के अंडर वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं अब उनका गवर्नर हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब वो लोग तैयार थे कि बहादुर शाह जफर के अंडर में हम रहेंगे। उन्होंने उनकी सबऑर्डिनेशनशिप एक्सेप्ट करी थी। दिस हैपेंड विद कानपुर। देन लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में बिरजिस कद्र, ही वॉज द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। ये इनके बेटे थे वाजिद अली शाह। ही वॉज डिपोज नवाब, मतलब उनको हटा दिया गया था, डिपोज कर दिया। उनके बेटे जो बिरजिस कद्र है, इन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो प्रोक्लेम्ड एज न्यू नवाब। उन्होंने बोला कि अब मैं नवाब हूँ, आई एम द नवाब। ओके, देन ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द सुजरैनिटी ऑफ बहादुर शाह जफर। इन्होंने भी बहादुर शाह जफर की सुजरैनिटी, उनकी मातहती में काम करना, उनके अंडर में सबऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। देन हिज मदर बेगम हजरत महल, ये आप देख सकते हैं, शी इज बेगम हजरत महल, वेरी ब्यूटीफुल लेडी। इन्होंने भी, बेगम हजरत महल ने भी, बिरजिस कद्र की मां ने भी इस रिवोल्ट में खूब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, शी ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन झांसी में क्या हुआ था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर इन रिबेल सिपाहीज को, इन सिपाहियों के साथ ये भी जुड़ गई थी। शी ऑल्सो ज्वाइन दीज रिबेल सिपाहीज और फॉट विद अलोंग विद तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन है, ये जो है ही वॉज गवर्नर ऑफ नाना साहेब। इनके साथ मिलकर यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। देन मंडला रीजन इन एमपी, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है रानी अवंती बाई लोधी। इन्होंने क्या किया था, 4000 अपने 4000 सेना को लेके गए थे, सोल्जर्स को लेकर ये गई थी, और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स
ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रिटिशर्स ने जो है इनके स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ से ले लिया था। तो यहाँ पर अवंतीबाई लोधी भी जो है अपने 4000 सिपाहियों के साथ यहाँ ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ती हैं। देन अवध एंड अदर्स। अवध में क्या था बेटा कि 6 अगस्त 1857 को यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर, इन्होंने क्या किया था, एक टेलीग्राम लिखा, एक टेलीग्राम भेजा था इन्होंने किसको, कमांडर इन चीफ को, जिसमें उन्होंने अवध की सिचुएशन बताई, बेसिकली अवध की एक्सप्लोसिव सिचुएशन बताई। उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर अवध में हर गांव हमसे खिलाफ है, हमारे लोगों को यहाँ बंदी बना रखा है, हमसे लोग खिलाफ हैं, यहाँ पे खड़े, हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये एक्सप्लोसिव सिचुएशन जो है उन्होंने अवध की इस टेलीग्राम में बताई थी, एक्सप्लोसिव सिचुएशन ऑफ अवध। देन मौलवी अहमद उल्ला शाह ऑफ अवध, ये अवध के थे, कहाँ गए थे, ये लखनऊ आ गए थे ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ। ही केम टू लखनऊ और वहां उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर लड़ाई करी, फाइट। देन बख्त खान, इन्होंने क्या किया था, ये ही वॉज अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, ये बरेली के सोल्जर थे, ठीक है। और ये कहाँ गए थे, ही हैड गॉन टू दिल्ली, ये दिल्ली आए थे, यहाँ पर जो है यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी। यहाँ पर वो क्या बन गए, मिलिट्री लीडर बन गए ऑफ द रिबेलियन, इस रिवोल्ट के ये मिलिट्री लीडर बन गए। ही ऑल्सो केम टू दिल्ली और यहाँ पर भी, यहाँ पर आके उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देन कुंवर सिंह, ये कहाँ के थे, ही वॉज एन ओल्ड जामींदार थे, बिहार में गए थे ये लड़ाई लड़ने, ठीक है। ओल्ड जामींदार, इन्होंने भी इन जो सिपाही हैं, जो ये रिबेलियंस हैं, जो सिपाहीज हैं, रिबेलियन सिपाहीज जो हैं, इनको ज्वाइन किया उन्होंने। एंड ही फॉट द ब्रिटिश, और ये ब्रिटिशर्स से कई महीनों तक, फॉट फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक ये यहाँ पर ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ते रहे, ठीक है। तो ये थे अवध की एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्या थी वो बताया, एंड और जो लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस रिवोल्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने देखा कि यार बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया, कंपनी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, द कंपनी फाइट्स बैक, यहाँ पर कंपनी अब यहाँ पर फाइट करती है, फाइट्स बैक, हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठी रहेगी, कुछ तो करेगी। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि इस रिवोल्ट को हमें क्रश करना है, इस रिवोल्ट को हमें दबाना है, ठीक है, आया समझ में। देन व्हाट हैपेंड, पास्ड न्यू लॉज, कुछ नए कानून बनाए, काहे के लिए, टू कन्विक्ट दी रिबेल्स इजिली, ये जो लोग रिबेल कर रहे हैं, ये जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, इनको आसानी से सजा दे सके, इसलिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कुछ नए रूल्स, नए लॉज बनाए थे, ठीक है। देन दे मूव टू स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, जहां जहां रिवोल्ट हुआ था अब ये वहां गए। क्या हुआ वहां पे, लेट अस सी। सबसे पहले आते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली फिर से रिकैप्चर हो गया था फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस। ये जो रिबेल फोर्सेस थी, अब दिल्ली क्या है, वापस चला गया ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है, इन सितंबर 1857 वापस चला गया। देन बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड, इन पे मुकदमा चलाया गया, एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा दी गई, ठीक है, जेल में उम्र कैद की सजा दी गई। क्यों, एंड ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, वाइफ का नाम क्या है, बेगम जीनत महल, क्या किया, दे वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858। 1858 में इन दिस बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को रंगून की जेल भेज दिया गया। रंगून क्यों भेजा, क्योंकि बेटा उस वक्त रंगून जो है वो भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, जैसे कि इंडिया थी, वहां भी ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे जैसे इंडिया पे कर रहे थे, ठीक है। वहां पे इनको अक्टूबर 1858 में भेज दिया गया रंगून की जेल में, एंड फाइनली बहादुर शाह जफर जेल में ही डाइड इन नवंबर 1862।
ठीक है, 1862 में ही डाइड इन द जेल ओनली। ये तो था मुगल्स के बारे में। अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ भी उनके अब वापस आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इन मार्च 1858 में वापस आ गया। झांसी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हार जाती है एंड शी वॉज किल्ड। शी ऑल्सो डाइड इन जून 1858। 1858 में यहाँ झांसी भी जो है अब वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। देन मंडला में क्या हुआ था? मंडला मीन्स रानी अवंतीबाई लोडी। क्या था कि इनिशियली शुरुआत में तो क्या था कि वो खेड़ी में जीत रही थी, इनिशियली विक्ट्री इन खेड़ी वो जीती थी यहाँ पे, लेकिन रानी अवंतीबाई एम्ब्रेस डेथ। उसने रानी अवंतीबाई ने क्या किया? मौत को गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि जब वो पूरे ब्रिटिशर्स के जब वो ब्रिटिशर्स से चारों तरफ से जब गिर गई थी तो यहाँ रानी अवंतीबाई ने उसने मौत को गले लगा लिया। तो शी ऑल्सो डाइड। देन ताते टोपे क्या था? ये जंगल भाग गए थे, स्केप टू जंगल, जंगल चलेगा और वहां पे ही कंटिन्यूड गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर क्या होती है? छुप कर वार करना। तो वहां पे वो गोरिल्ला वॉर कंटिन्यू करते रहे विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल्स एंड पीजेंट लीडर्स। इन दोनों की मदद से यहाँ पे ताते टोपे जो है वो ये गोरिल्ला वॉर छुप के वार करना ये करते रहे। देन फाइनली दिस ताते टोपे ऑल्सो, उनको भी पकड़ लिया गया, उन पे भी मुकदमा चलाया गया एंड ही डाइड इन अप्रैल 1859। Finally, in April 1859, he also died. ताते टोपे died. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ट्राइड टू विन बैक पीपल्स लॉयल्टी। ब्रिटिशर्स ने, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रिटिशर्स ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा रिवोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं कि हमें क्या है, लोगों का भरोसा वापस जीतना पड़ेगा। अब उन पॉलिसीज से काम नहीं चलेगा, अब कुछ नया करना पड़ेगा। तो क्या था बेटा कि ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किए थे रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स। जो वफादार लैंड होल्डर्स थे उनके लिए एक रिवॉर्ड अनाउंस किया। क्या कि दे वर अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। यहाँ पे उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स हैं इनको कहा कि ठीक है, जो जमीन आपकी है उस पे आप अपने राइट्स एंजॉय करते रहिए, आपसे हम जमीन नहीं ले रहे। ठीक है, अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। आया समझ में? और क्या था? ब्रिटिश ऑल्सो मेड इट क्लियर, ब्रिटिश ने ये भी बहुत साफ कर दिया था क्या कि दोज लैंडलॉर्ड जिन्होंने इस रिबेल में पार्टिसिपेट किया है वो क्या है, वो भी सेफ रहेंगे, वुड रिमेन सेफ, वो भी सेफ रहेंगे एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। और उनके जमीन पे जो उनका हक है, जो उनकी जमीनें हैं वो उन्हीं की रहेंगी। कब? ओनली व्हेन, कब? फर्स्टली, पहला क्या पॉइंट है कि दे सबमिटेड देमसेल्व्स टू द ब्रिटिश। वो जो है ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के सबऑर्डिनेशन में आ जाए, अपने आप को सबमिट कर दें। ठीक है, मातहती में आ जाए ब्रिटिश के। एंड सेकेंडली, had not killed any white person in the rebellion। दूसरी कंडीशन क्या है कि उन्होंने, ये लैंडलॉर्ड्स ने किसी भी वाइट इंसान को, अंग्रेज को नहीं मारा होगा इस रिबेल में। तो उनका जो लैंड पे राइट है, जो उनका क्लेम है वो बना रहेगा, दे वुड बी सेफ। आया समझ में? ये दो कंडीशंस थी एंड ये एक और कंडीशन थी। दीज वर द थ्री कंडीशंस जहां अब ये इस तरीके से जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब हम यहाँ पर क्या करें, लोगों की लॉयल्टी, लोगों का भरोसा वापस जीतें, क्योंकि ये सब हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। हम अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये तो हमें फेंक देंगे उठा के इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ब्रिटिशर्स ने किया। अब क्या हुआ? आफ्टर इफेक्ट्स। अब रिवोल्ट के बाद यहाँ ब्रिटिशर्स जो है वो समझ गए थे कि अब पुरानी पॉलिसीज से काम नहीं चलेगा, वो तो बैठ गई, रिवोल्ट इतना बड़ा हो गया, कुछ नया करना पड़ेगा। सो आफ्टर क्रशिंग द रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को दबाने के बाद, क्रश करने के बाद, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करे थे। लेट अस स्टडी दोस चेंजेस। नंबर 1 इज
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये एक एक्ट बना था, ये एक एक्ट बना था, ये पास हुआ था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पे क्या किया बेटा, पास दिस एक्ट, इस एक्ट को पास किया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसफर्ड द पावर एंड टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर उन्होंने क्या किया, ये एक्ट बनाया, इस एक्ट में ये एक्ट को पास किया, और ये जो अभी तक जो पावर थी, ठीक है, और जितनी भी टेरिटरीज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, अब वो ट्रांसफर हो जाती हैं किसको, ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। अब ये सीधे चली गई ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। आया समझ में? Transferred power and territories of East India Company to the British Crown. That means to ensure a more responsible management of Indian affairs. अब क्या होगा, अब जो भी मैटर्स होंगे इंडिया के, जो भी अफेयर्स होंगे, इंडियन अफेयर्स जो भी होंगे, वो अब कौन देखेगा सीधे, नाउ इट विल बी सीन बाय ब्रिटिश क्राउन। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया के हाथ से जो पावर है, जो टेरिटरीज थी, अब वो सीधे किसके अंडर में चली गई, ब्रिटिश क्राउन में। अब यही सब देखेंगे इंडियन अफेयर्स के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट इज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर जो है, ही वॉज अपॉइंटेड, उसको अपॉइंट किया गया था एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर को ये एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट किया गया एंड मेड हिम रेस्पॉन्सिबल। और अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट है, ये इनकी जिम्मेदारी है फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू दी गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडिया के ऊपर, इंडिया पे जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, इसकी जिम्मेदारी आ गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कहाँ पे है, ब्रिटिश कैबिनेट में एक ही मेंबर है, इसको अपॉइंट किया गया है इन इंग्लैंड ओनली, ठीक है, इंग्लैंड में ही है, ठीक है। देन सेट अप एन इंडियन काउंसिल, एक इंडियन काउंसिल बनाई गई टू एडवाइज हिम। ये भी कहाँ बनाई गई, इन इंग्लैंड ओनली। ये दोनों चीजें इंग्लैंड में करी गई थी, ठीक है। एंड फाइनली क्या था, टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक हम यही पढ़ते चले आए ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रॉबर्ट क्लाइव, ये सब क्या, ये सब कंपनी के टाइम में इनको क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये जो टाइटल है ये रिप्लेस हो गया, और अब क्या बुलाएंगे इनको हम, नाउ दिस विल बी नोन एज वॉइसरॉय। दिस टाइटल वॉज रिप्लेस्ड बाय द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय। और ये वॉइसरॉय कौन है, ही इज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ये सीधे क्राउन का आदमी है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, सीधे क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है ये, ठीक है। ये सारे चेंजेस हुए थे अब यहाँ पे, ठीक है। ये है आफ्टर इफेक्ट्स, आया समझ में? अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे ना, अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सारे वॉइसरॉय, आया समझ में? नेक्स्ट वॉज चेंजेस रिगार्डिंग इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स को लेकर भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करे गए थे। लेट अस सी। नंबर 1 इज ब्रिटिश एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम आपकी टेरिटरी जो है अब फ्यूचर में कभी भी एनेक्स, कभी भी कैप्चर नहीं करेंगे, कभी भी कॉन्कर नहीं करेंगे। देन व्हाट हैपेंड, अलाउ देम टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेड्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बोला, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब वो है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब आप जो है, इवन अगर आप अपने किंगडम को, अपने राज्य को, आप अपने बेटे, अपने वारिस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उन्हें पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई अडॉप्टेड सन भी है
तो भी हम ये एक्सेप्ट करते हैं। अडॉप्टेड सन, यहाँ पहले रानी लक्ष्मीबाई की बात करी थी हम लोग ने कि इन्होंने कहा था, रानी लक्ष्मीबाई ने, कि हमारे बेटे को एज अ हेयर एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ऑल्सो एक्सेप्ट दिस, दे ऑल्सो अलाउ कि ठीक है आप अपनी जो है ये किंगडम को, आप अपने हेयर्स, अपने वारिस को पास ऑन कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पर खत्म। देन इन रिटर्न दे हैव टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश पैरामाउंटसी। यहाँ कह तो दिया कि ठीक है आप जो है अपने वारिस, अपने हेयर पे अपना किंगडम आप जो है पास ऑन कर सकते हैं, बट हियर दे हैव टू एक्सेप्ट, ये मानना पड़ेगा क्या, ब्रिटिश पैरामाउंटसी, कि ब्रिटिश सुप्रीम है, ब्रिटिशर्स आपसे ऊपर हैं। ठीक है, 10 इंडियन रूलर्स, जो इंडियन रूलर्स हैं, दे हैव टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट टू ब्रिटिश क्राउन। इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश क्राउन की मातहती में, सबऑर्डिनेशन में काम करना होगा, वो उनके अंडर रहेंगे। ठीक है, उनके अंडर रहेंगे। सुप्रीम कौन होगा, सुप्रीम ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। आपने अपना किंगडम पास कर लीजिए, आपकी टेरिटरी नहीं ली जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सुप्रीम रहेगा। ठीक है, ये चेंजेस थे। देन चेंजेस रिगार्डिंग आर्मी। अब आर्मी को लेके यहाँ क्या चेंज किया, चेंज ये हुआ था बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो इंडियन सोल्जर्स का नंबर था, जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का नंबर था, वो क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी अब इंडियन सोल्जर्स के जो इंडियंस होंगे आर्मी में, उनकी तादाद कम होगी और यूरोपियन सोल्जर्स की ज्यादा होगी। अब इंडियन सोल्जर्स कम होंगे आर्मी में, यूरोपियन सोल्जर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहाँ पे कैसे रिवोल्ट किया था, इन सिपाहीज नहीं किया था, गए, मारा, आग लगा दी, ठीक है, वॉर डिक्लेयर कर दिया था। देन मोर रिक्रूटमेंट फ्रॉम अमंग दी गुरखास, सिख्स एंड पठान्स। यहाँ पर जो है एक चेंज ये भी हुआ कि अभी तक जो रिक्रूटमेंट, जो भर्ती, वो अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया के सिपाहीज जो लोग थे उनको आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे। ठीक है, जो सिपाहीज थे, अब उन्होंने बोला भैया अब हम यहाँ से कोई भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इन्हीं लोगों ने रिवोल्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि अब जो है हम रिक्रूटमेंट ज़्यादातर कहाँ से करेंगे, मोर रिक्रूटमेंट फ्रॉम गुरखास, सिख्स एंड पठान्स। ठीक है, ये हुआ था। देन व्हाट हैपेंड, ब्रिटिश का कहना ये था, ब्रिटिश का मानना ये था कि मुस्लिम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि मुस्लिम्स की वजह से ये रिबेल हुआ है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है बहादुर शाह जफर की। अगर बहादुर शाह जफर मना कर देता या वो लेटर्स नहीं लिखता तो इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि ये इन मुस्लिम्स की वजह से ये जो रिबेल है ये हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, इनकी ज़मीन को जब्त कर लिया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पे, एंड ट्रीटेड देम विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। और इनको जो है अब शक की नज़र से और बहुत ही बेरुखा बिहेवियर इनसे, बेरुखेपन से इनके साथ बर्ताव करते थे, बिहेवियर था इन ब्रिटिशर्स का टू दिस मुस्लिम्स। देन डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो है बेटा 84 रूल्स की बात हो रही है, जो 84 रूल्स बनाए गए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स को ख़त्म करने की बात करी थी, वाइप आउट करने की बात करी। अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं, हम आपके रिलीजन्स को, आपके सोशल प्रैक्टिस को और कस्टम्स को हम रिस्पेक्ट करते हैं। एंड फाइनली मेड पॉलिसीज बनाई, कैसी, टू प्रोटेक्ट जामींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड। यहाँ पे कौन सी पॉलिसी बनाई, वही जो उनको रिवॉर्ड दिया था कि ठीक है आपके पास जो ज़मीनें हैं, जो लॉयल लैंडलॉर्ड्स हैं, आप अपनी ज़मीन आपके पास है, आपको उस पर जो राइट है आप उसे एंजॉय करते रहिए। आप हमारे, और दूसरा पॉइंट क्या था कि और दूसरा पॉइंट ये था
कि अगर आपने किसी वाइट पीपल को, ब्रिटिशर को नहीं मारा होगा रिबेल में ही, तो आपके राइट्स भी जो है वो सेफ रहेंगे और आप जो है हमारे सबॉर्डिनेशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉलिसी बनाई थी टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड जामींदार्स। बेसिकली उनका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भरोसा जीत रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिबेल। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे रिबेल हुआ, मंगल पांडे की क्या स्टोरी थी वो आपने देखी। बहादुर शाह जफर को भेज दिया रंगून, वेर ही डाइड। रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी अपनी रिक्वेस्ट रखी। नाना साहेब, सो मेनी पीपल दे ज्वाइन द रिबेल। ओके, नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। देखते हैं हमें कितना आता है, कितना हमने सीखा। So question number 1 is, what did रानी लक्ष्मीबाई wanted from the company? रानी लक्ष्मीबाई, सवाल आपसे ये कर रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कंपनी से क्या चाहती थी, उनकी क्या डिमांड थी। आंसर दिस क्वेश्चन एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑप्शन ए इज गिव पेंशन टू हिज अडॉप्टेड सन। क्या उन्होंने ये कहा था कि उनके बेटे को पेंशन दी जाए। अलाउ रानी लक्ष्मीबाई टू लिव इन रेड फोर्ट। क्या रानी लक्ष्मीबाई ने ये डिमांड रखी थी कि हमको लाल किले में भेज दीजिए रहने के लिए। नंबर 3, रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज हेयर। उनके अडॉप्टेड सन को, जिसने रानी लक्ष्मी जिसको रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था, उसको जो है एज अ हेयर, एज अ वारिस उनको मान ले। Wanted the company to rule over झांसी। वो चाहती थी कि कंपनी झांसी के ऊपर रूल करे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कि रानी लक्ष्मीबाई वांटेड कि उनके बेटे अडॉप्टेड सन को वारिस मान लिया जाए, रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। ठीक है, पेंशन की बात तो किसने करी थी, नाना साहब ने करी थी। नाना साहब ने, उन्होंने कहा था कि हमें अपने फादर की पेंशन दे दीजिए, नाना साहब। ठीक है, पेशवा बाजीराव के बेटे हैं, ही वाज आल्सो अडॉप्टेड सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, वेयर वाज बहादुर शाह जफर सेंट। बहादुर शाह जफर को कहां भेज दिया गया था। आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज बर्मा, ऑप्शन सी इज इंग्लैंड, और इज इट ऑप्शन डी रंगून। तो यहां पर बेटा बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ बेगम जीनत को यहां पर रंगून भेज दिया जाता है, जहां पर इन 1862 ही डाइड। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did the sepoys refuse to use the new cartridges? ये cartridges जो नए कारतूस आए थे, यहाँ पर ये जो सिपॉयज है इन्होंने उसको इस्तेमाल करने से क्यों मना कर दिया था। आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज वेरी हैवी कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिजेस बहुत भारी थे इसलिए वो यूज नहीं करना चाहते थे। कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। कार्ट्रिजेस जो हैं वो काउ और पिग्स के फैट, उसकी चर्बी से ग्रीस थे, उसमें पिग्स और काउ की चर्बी थी, इसलिए मना किया था। डिड नॉट न्यू हाउ टू यूज देम। यहाँ पर जो इंडियन जो सिपॉयज हैं उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे इन कार्ट्रिजेस को यूज ही कैसे करना है, इसलिए मना कर दिया था। और अनहैप्पी विद देयर पे, यहाँ पर इंडियन सिपॉयज अपनी सैलरी से, अपने अलाउंसेस से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम कार्ट्रिजेस का यूज नहीं करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who declared that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल एम्परर। किसने कहा था कि बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह होगा। आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल। ओके, सो इज इट लॉर्ड डलहौजी? क्या डलहौजी ने कहा था? और इज इट लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स या चार्ल्स कॉर्नवालिस? तो
किसने बोला था ये? तो करेक्ट ऑप्शन इज लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि मुगल, अब जो बहादुर शाह जफर हैं ये आखिरी मुगल बादशाह है, अब इनके बाद इनके बच्चे जो भी हैं, बच्चों को अब एज अ प्रिंस माना जाएगा, दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रिंस नॉट एज किंग्स। ठीक है, बाकी लॉर्ड हेस्टिंग्स यहां पे वो लाए थे पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी, याद आ रहा है? हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। देन चार्ल्स कॉर्नवालिस, ही इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, जिम्मेदारी थी यहाँ जामींदार्स की, परमानेंट सेटलमेंट्स। एंड देन लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आया समझ में? एंड लॉर्ड डलहौजी ने और क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, उनकी जो मुगल फैमिली है उनको रेड फोर्ट खाली करना पड़ेगा और उनको दिल्ली में दूसरी जगह दी जाएगी जहां पर वो फिर रहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the title of Governor General of India was replaced by, अभी तक जो हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ते चले आ रहे थे, अब ये टाइटल जो है इट वाज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? अब उनको हम क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे इनको? विल इट बी स्टेट गवर्नर ऑफ इंडिया, विल इट बी अ वायसरॉय, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। सो द करेक्ट आंसर इज कि अभी तक जो गवर्नर जनरल हम पढ़ रहे थे ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ब्रिटिश क्राउन का सीधे रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ही विल बी वायसरॉय। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये रिवोल्ट जो है क्यों हुआ था, कौन कौन क्यों हुआ था, कैसे कैसे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से परेशान थे और फाइनली उनके अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो एक रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स मेक्ड अप एंड रिवोल्ट हो गया। So hopefully now we will proceed with the next chapter in the next lecture. So तब तक के लिए बेटा हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए। Thank you very much. पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।